भाभी, आप अपने घर से अपनी मर्जी से गई थी? हाँ, बिल्कुल। उससे फ़ौरन से कहा। याह्या ने तमस्सुर उड़ाती नज़रों से मिस्टर एंड मिसेस आफंदी को देखा था। वजह क्या थी? मॉम डैड बिजनेस डील की वजह से मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे, जिससे शादी करने के बाद उन्हें बिजनेस से प्रॉफिट मिलता। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया और कहा कि ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करवाएंगे। उन तीनों ने बायक वक्त मिस्टर एंड मिसेस अफंदी की तरफ देखा, जो इस हकीकत के बाद सर उठाने लायक नहीं रहे थे। ओके, अब आपने परेशान नहीं होना। आपका निकाह हो गया। मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें। याह्या ने निकाह वाली बात जानबूझकर दोहराई थी। मिस्टर एंड मिसेस अफंदी को एक और झटका लगा था। जिगर को मोबाइल दें। हाँ, हेलो। हाँ, भाभी से बात हो गई है मेरी। बस तुम अब मोबाइल ऑफ कर दो और अपने हनीमून ट्रिप एंजॉय करो। बेबाकी से कहते उससे कॉल ऑफ कर दी। आर्यान और हमजा पुरसुकून होते वापस से सोफे पर जा बैठे थे। हाँ तो अंकल आंटी, आप दोनों मेरी तरबियत पर कुछ कह रहे थे। पॉकेट में हाथ डाले याह्या उनके रूबरू खड़ा हुआ। मगर अफसोस, मेरी तरबियत के चक्कर में आप दोनों की औकात सामने आ गई। तहकीर अमीज लहजे में कहते उससे अफसोस सिखाया। आज के बाद यहाँ कदम मत रखिएगा, वरना याह्या मीर बख्शता नहीं है, वो बदला लेकर रहता है। आज पहली और आखिरी बार जब्त किया है, अगली बार भूल है आपकी। एक एक लफ्ज चबाकर कहते वो पीछे हो गया। वो हमारी बेटी है, तुम कौन होते हो इस मामले में पढ़ने वाले? मिस्टर अफंदी ने अपना भरम बरकरार रखने को कमजोर सी दलील दी। वो आपकी बेटी है मगर बालिग है, और उसकी बातों से आप दोनों भी अच्छी तरह अखज़ कर चुके हैं कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। अगर भूल गए हैं तो वापस से सुना देता हूँ। याह्या ने मोबाइल निकाले कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी। मिस्टर अफंदी उस कम उम्र लड़के की इतनी दीदा दलेरी पर दंग खड़े थे। उनका खुला मुंह देखकर आर्यान ने याह्या मीर को मान भरी नजरों से देखा। उस पल हमजा को अपने बेटे पर फख्र महसूस हुआ था। मुझे तो आप जैसे वालिदैन की समझ नहीं आती। क्या आप लोगों के लिए पैसा, शोहरत अपनी औलाद की खुशियों से ज़्यादा मायने रखती है? आप जैसे ही माँ बाप होते हैं जो पहले अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, और फिर जब औलाद अपने लिए कोई कदम उठाने लगे तो बात आप लोगों की इज्जत पर पहुंच जाती है। मेरा सवाल है, अंकल, आपकी इज्जत में कितना इजाफा हुआ अपनी बेटी को बेचते हुए? बगैर लपकी लपटी रखे याह्या ने बर्फीले लहजे में सवाल किया। उनका सर मज़ीद शर्म से झुक गया। या फिर उस पैसे से क्या कुछ खरीद लिया? आपकी इज्जत, शोहरत में कितना इजाफा हुआ है? बेटियां खिलौना नहीं होती आफंदी साहब, जिन्हें आप अपनी ख्वाहिशों की नज़र करते औने पोने दामों में बेच देते हैं। ये वो बाबरकत रहमत है जिसके होने से घरों में खुशियां उतरती हैं, और जहां उनको रुलाया जाए उस घर से वो पाक साथ सख्त नाराज हो जाती है। बेटी की कीमत कोई फैसल शाह से पूछता। मैं उम्मीद करता हूँ आप आइंदा ऐसा कोई गुनाह करने से बाज रहेंगे। फैसल ने घड़ी की तरफ देखते बात खत्म की थी। 1 मिनट में मिस्टर अफंदी। वो अपना हजलत से सुख पड़ता चेहरा लिए बाहर निकलते आर्यान की आवाज़ पर रुक गए। मुझे आप दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अपनी बेटी और उसके शोहर को ढूंढने की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे आप किसी किस्म की शराफत की उम्मीद मत रखिएगा। अब आप जा सकते हैं। उनके अंदर जो कोई रही सही उम्मीद बची थी वो भी आर्यान मलिक की धमकी ने ख़त्म कर दी थी। उससे पंगा लेना अपना आप सरे बाजार भर न करने जैसा था, इसलिए वो मौके की मुनासबत से खामोश होते मलिक विलास से बाहर निकल गए। मुझे तुम पर फ़ख्र है याह्या। उनके जाते ही हमजा उसके पास आते मान से बोला था। फ़ख्र को ज़रा साइड पर रखें प्यारे डैड। मुझे ये बताएं, आपको मदर इंडिया का वो रोल याद है ना? सोफे पर परजुमान होते याह्या ने हमजा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती देखी थी। पीछे बैठे फैसल और आर्यान सुकून से उन दोनों बाप बेटी की नोकझोंक एंजॉय करने के मूड में आ गए थे। इस वक्त मलिक विला में उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। मुझे असल हकीकत नहीं मालूम थी याह्या, तो मुझसे पूछ लेते ना डैड, मैं आपको बता देता। याह्या ने इंतहाई फरख दिली से कहा। हाँ, सही कह रहा है, पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। तुम अपना मुंह बंद रखो फैसल, पहले ही इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। हमजा ने उसे खरी खरी सुना दी थी। फैसल बत्तीसी निकाले सुनता रहा। याह्या, तुम अपनी मामा को कुछ नहीं बताओगे? नहीं डैड, मैं ये इतना बड़ा जुर्म सर अंजाम नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसकी एक्टिंग पर फैसल का कहका छूटा था। आर्यन मुस्कुराता जूनियर फैसल की कार्रवाइयाँ देख रहा था। मामा को तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि रूल के मुताबिक तय हुआ था कि आप मुझे बगैर वजह के बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, और घर से बाहर निकलने की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं। मगर अब ऐसा हो गया। आपने मुझे आज भी डांटा डैड,
जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उसके यूं अचानक रोने धोने पर हमजा समेत वो दोनों भी हाथ से मुश्ताल हुए थे। आर्यन तो उसे तसल्ली देने के लिए भी उठने ही वाला था जब उसकी नज़र एंट्रेंस से अंदर आती खवातीन पर पड़ी। क्या हुआ याह्या? तुम उदास क्यों खड़े हो? और ये आंसू कैसे हैं? तुम रो क्यों रहे हो? ज़ारा बैग वहीं छोड़ते भागती अपने सबूत के पास आई थी। हमजा सर पकड़े वहीं सोफे पर अपनी होने वाली शामत के इंतजार में बैठ गया। हयाम, तूबा और सुबैरा बेगम भी मुश्ताल से अंदर आई थीं। क्या हुआ है मेरे बच्चे को और ये रो क्यों रहा है? अब की सुमेरा बेगम ने भी सवाल किया। नानू, डैड ने आज फिर मुझे डांटा, वो भी बगैर वजह के। सारा ने झट से गर्दन अकड़ते पीछे बैठे हमजा को देखा, जिससे फौरन से अपने चेहरे के सामने क्वेश्चन कर दिया। हमजा, क्यों डांटा तुमने याह्या को? सिर्फ डांटा नहीं, ये भी कहा कि ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और जब मैंने आपका नाम लिया तो कहा आपको भी मेरे साथ ही भेज देंगे। याह्या मीर ने तीली लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हयाम, तोबा और सुमेरा बेगम हैरत से हमजा को देख रही थी। हैरान तो वो खुद भी था। बकवास कर रहा है ये कमीना। ज़ारा, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हारी कसम यार। ज़ारा की खूनखार नजरों को खुद पर जमे देखकर वो फरफर बोला था। पीछे खड़े याह्या ने जुबान निकाले हमजा को मजीद चिढ़ाया। फैसल और आर्यन समेत वो तीनों भी उसकी हरकतें देखकर हंस रही थीं। मैं तुम्हें बताता हूँ झूठ कैसे बोलते हैं। हमजा गुस्से से कहते उस पर झपटा। ज़ारा ने उसे अपनी ओट में लिया था। मामा, बचाएं आपके जालिम शोहर, आपके प्यारे बेटे की नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए हैं। वो भागा था। तुम्हारी नन्ही सी जान की ऐसी की तैसी याह्या मीर। हमजा उसके पीछे भागा था। अरे डैड, मैं मजाक कर रहा था यार। मामा चुप क्यों खड़ी हैं, बचाएं अपने जालिम शोहर से। अब के आर्यन को ढाल बनाते उसे वहीं से ज़ारा को हाँक लगाई थी। तुमने झूठ बोला याह्या, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। ज़ारा ने नाक से मक्खी उड़ाई। लो भला, इनकी हरकतें देखो, कोई कहेगा ये दोनों बाप बेटा हैं। सुमेरा बेगम हंसकर कहती किचन की तरफ चली गई थी। आप पर भी अपने जालिम शोहर का असर हो गया है। बस ठीक है, चा। अभी वो और कुछ कहता हमजा ने उसका कान पकड़ा था। चाचू बचाएं। एक हाथ कान पर और दूसरे से आर्यन के पास दबोचे वो चिल्लाया। सॉरी बोलो हमजा को, फिर बचाऊंगा। आर्यन ने शर्त रखी। सॉरी सॉरी सॉरी, उसे झट से बोल दिया। आर्यन ने उसका कान छुड़वाते उसे अपने पीछे ले लिया। अच्छा, सॉरी बोल दिया, अब माफ कर दो बच्चे को हमजा। इसे बच्चा मत कहें भाई, इस कमीने की वजह से ज़ारा हमेशा मुझसे नाराज हो जाती है। मैं तो शुगर लगा रहा था बस, वो मिनमिनाया। शुगर लगाने के लिए तुम्हें मैं और मेरी बीवी ही नजर आते हैं। हमजा उस पर चढ़ उड़ा। फैसिल की तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो एक कम था जो जिंदगी ने एक और तूफान भी मलिक विला को तोहफे में दे दिया था। मेरी शहजादियाँ नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? क्या अभी तक नहीं आई? किचन में आते फैसल ने सवालों की बौछार कर दी थी। आज उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए वो लेट आएंगी। फैसल, हयाम ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। सुमेरा बेगम, तूबा और हयाम रात के खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि हमजा अपनी बीवी को मनाने की कोशिशों में लगा था। ओन साहब शाम के इस पहर अक्सर आसिया बेगम के कमरे में पाए जाते थे। मेरे ड्राइवर से बात हुई है, प्रिंसेस और सोनू रास्ते में हैं, आने वाली हैं कुछ देर तक। आर्यन ने किचन की तरफ आते उन्हें बताया था। अच्छा, हयाम ने उसे देखते सर हिलाया। भाई, ड्राइवर को आपने टाइमिंग बता दी थी, वो थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमजा स्पेशल किचन में उन्हें याद दिलाने आया था। उसके साथ सारा भी आई थी। सब हो गया है हमजा, ड्राइवर को भी मैंने रवाना कर दिया है। आर्यन ने उससे तसल्ली दी। भाई, मुझे लगता है हमें बच्चों से इतनी बड़ी खबर छुपानी नहीं चाहिए थी। फैसल की आवाज़ पर सुमेरा बेगम समेत वो तीनों भी मुस्कुरा दी। यूं कहो फैसल, तुम्हें अपनी शहजादियों की नाराज़गी की फिक्र है। बिल्कुल, वरना सारा प्लान तो आपका ही था। तूबा भी बोली थी। किस प्लान की बात हो रही है, मुझे भी बताएं। याह्या भी उनके बीच आ पहुंचा था। वो सब याह्या की मौजूदगी पर पल को खामोश हो गए। तुम्हारी आनी और अंकल पाकिस्तान आ रहे हैं। आर्यन ने उसके सर पर धमाका किया। और आप सब ने इतनी बड़ी न्यूज़ हम सबसे छुपाई चाचू? याह्या हैरत अंगेज सा बोला। हैरत के टॉप फ्लोर पर तो कोई और भी खड़ा था जिसे कोई ना देख सका, पर याह्या ने जरूर देख लिया था। आपकी आनी ने हमें ये सरप्राइज रखने को कहा था याह्या, सुमेरा बेगम ने उसे बताना जरूरी समझा। अच्छा, वो पुरसोच से अंदाज में बोला। सिर्फ अंकल और आनी आ रहे हैं? उससे जानबूझकर वो सवाल किया था। नहीं, वो सब आ रहे हैं और अब पाकिस्तान में ही रहेंगे। एक और धमाका। मलिक विला की एंट्रेंस पर खड़े शख्स से इंतहाई नाकावारियत से गर्दन अकड़ाई थी, जैसे उसके लिए वो सरप्राइज किसी बुरी खौफनाक खबर से कम नहीं था। हाय, कितना मजा आएगा ना, अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं।
याह्या उसकी हालत से लुफ्तंदोज़ होता फिर से बोला था। आर्यान उसके जुमलों में छुपे मानी को समझता। उसकी नज़रें एंट्रेंस की तरफ उठी जहाँ मुरसलीन हक तक सा खड़ा था। मुरसलीन, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा? आर्यान के उसे मुखातिब करने पर सब उसकी जाने देखने लगे। मुरसलीन ने एक नज़र उन्हें देखते फिर घड़ी को देखा। चाचू, मेरी एक अहम मीटिंग है, मुझे आज रात को आने में लेट हो जाएगा, मेरा खाने पर इंतज़ार मत कीजिएगा। उनकी सुने बगैर ही वो अपनी कहता उन्हीं कदमों से वापस मुड़ गया। मैं यकीन से कहता हूँ इसने सब सुन लिया है और मैं इस बात पर शर्त भी लगा सकता हूँ। उसी राह को देखते ही याह्या ने हंसते हुए कहा था, जिस पर हमसा ने उसे घूरी से नवाजा। कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो याह्या। अच्छा भाई, मैं चला ही जाता हूँ। हमसा की डांट पर वो मुंह बसोड़ता अपने कमरे की तरफ चला गया। मुझे समझ नहीं आता आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है। फैसल के लहजे में गुस्से की रुमक थी। तूबा अपनी जगह उदास हो गई थी। बच्चा है वो फैसल, ठीक हो जाएगा। आर्यान भी तो ऐसा ही था। आप मुझे क्यों बीच में घसीट रही हैं मामा? आर्यान को तो मानो पतंगे लगे थे। उदासी के बावजूद भी वो सब आर्यान की हालत पर हंसी है। परेशान नहीं हुआ करो, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्हें गुस्से से नहीं प्यार से हर बात समझानी पड़ती है। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर गुड़िया को कौन समझाएगा ये बात? ज़ारा ने उस उदासी की मूरत के गाल खींचे थे। नहीं गुड़िया, परेशान नहीं है ज़ारा, मैं अभी मुरसलीन को कॉल करूँगा और वो आ जाएगा घर। आर्यान की तसल्ली पर तूबा का पूछा चेहरा खिल उठा था, जिसे देखकर फैसल ने मुश्कूर होती नजरों से आर्यान को देखा था। अच्छा चलें, ये उदासी खत्म करें और उनके वेलकम की तैयारी करें जो पूरे 20 साल बाद वापस आ रहे हैं। हमसा के कहने पर हयाम, सुमेरा बेगम, सारा और तूबा मुस्कुराती खाने और डाइनिंग हॉल की तैयारी देखने को दौड़ी थी। बस सारी तैयारी मुकम्मल है, मैंने कमरे भी सेट करवा दिए हैं, खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। उन सब ने बारी बारी बताया। हमसा, फैसल और आर्यान अपनी गुफ्तगू में दोबारा लाउंज में पहुंच गए थे। रात के 8 बज रहे थे। ड्राइवर अपने रास्ते पर मेहमानों को लिए मलिक विला पहुंच रहा था। आर्यान और हयाम समेत वो सब लाउंज में बैठे आने वाली हस्सी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहाँ सब मौजूद थे सवाए बच्चों के। तमाम बड़ों को लाउंज में बैठे देखकर वो उधर आई थी। आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? सर पर रखा दुपट्टा दुरुस्त करते उससे अपने मखसूस धीमी सी आवाज़ में उन सबको मुखातिब किया। अरे मेरी शहजादी, फैसल ने बाजू फैलाए थे, हम सब आपके सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं। सोनू जो बस आने ही वाला है। कयाम ने उसका गाल सहलाते मुकद्दरे मोहब्बत से कहा था। सच्ची मामी? मुझी मेरी जान। सारा उसकी खुशी देखकर हंसते हुए बोली, मैं किचन से होकर आती हूँ, फिर आप सबका सरप्राइज देखूंगी। ओके बच्चा। वो सब उसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुराए थे। वो खूबसूरती और मासूमियत अपनी माँ पर गई थी। वो शरारती थी, मगर उसकी शरारतें भी उस जैसी मासूम ही होती थीं। फैसल तो अपनी छोटी शहजादी की सांस में सांस देता था। जी, आप जाओ और फिर अपनी इज़ा आपी को भी बुला लाइएगा। ओके मामू जान, मैं बुला लाती हूँ आपी को। वो मुस्कुराते वहाँ से किचन की तरफ गई थी। भाई, आपने मुरसलीन को कॉल की थी? उसके जाते ही तूबा ने आर्यान से सवालिया अंदाज से पूछा। हाँ, वो आ जाएगा थोड़ी देर तक। डैड, मॉम, मम्मा। अभी आर्यान अपनी बात मुकम्मल करता ऊपर से आती चीखों पर उसका दिल मुट्ठी में आया था। या अल्लाह है, ये तो रोज़ की आवाज़ है। क़याम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। फैसल, हमजा और आर्यान, उनके पीछे सुमेरा बेगम समेत वो तीनों भी ऊपर की तरफ भागे थे। किचन से निकलती सोनू भी ऊपर की तरफ भागती सामने कमरे से निकलते याह्या से उसका जोरदार तसादुम बरपा हुआ था। उफ, स्नो वाइट, आंखें कहाँ दान कराई हो, सर फोड़ दिया मेरा। माथे पर हाथ रखे उसे गुस्से से सवाल किया। मेरी आंखें पास हैं। याह्या, तुम ही अंधाधुंध भाग रहे थे। अमीमा की धीमी आवाज़ पर याह्या ने सर उठाया। तुम्हारी इतनी मासूमियत का सदका मैं बाद में ज़रूर उतारूंगा, अभी मैं ब्लैक रोज़ को देख लूं। सारा मलिक विलास सर पर उठा रखा है। ईसा की चीख कानों में पड़ते ही याह्या ऊपर को भागा था। अल्लाह, मैं भी तो वहीं जा रही थी। अमीमा सर पर हाथ मारे उसके पीछे लपकी थी। क्या हुआ, क्या हुआ ईसा, आप ठीक हो? एकदम से उन सबका रेला कमरे में दाखिल हुआ था। आर्यान भागता बेड की तरफ गया जहाँ वो चेहरा झुकाए उदास सी बैठी थी। ईसा ने गर्दन उठाई, आर्यान को देखते उसने पीछे की तरफ देखा। सबने उसकी नसों की ताकों में निगाहें दौड़ाई थीं। उन सब की नजरें खुद पर टिके देख फैसल होश की दुनिया में टपका था। सॉरी भाई, वो इतनी अफरा तफरी में। फैसल ने फौरन गन अपने पीछे छुपाई थी। उफ। हमजा और बाकी सब उसकी हरकत पर सर थाम कर रह गए। अभी वहाँ कोई उसे पुकारता। याह्या और उसके पीछे अमीमा भी कमरे में आए थे।
क्या हुआ? क्या हुआ? ब्लैक रोज क्यों चीख रही थी? या जहाँ फैसल ने उसे तंबी करते लहजे में पुकारा, वहीं ईसा ने भी खूंखार नजरों से उस आफत प्लस तूफान की तरफ देखा था। मजाल थी जो फैसल शाह, ईसा और अमीमा के मुतालिक हुए मजाक में भी गलत लफ्ज सुनकर बर्दाश्त करता, और मुआवजा होता अगर याह्या मीर उन दोनों को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने देता। क्या हुआ है शहजादी? फैसल आगे आता उसके पास बैठा था। डैड, पॉप्स। ईसा ने सू सू करते उन दोनों को मुखातिब किया। बाकी घर वालों का रुआ रुआ कान बना उसकी तरफ मुतवज्जा था। यस माय प्रिंसेस। आर्यन ने उसके बाल सहलाए थे। डैड, मैंने लास्ट वीक एक सीरम ऑर्डर किया था, नेल सीरम। अच्छा, फिर? मेरे नेल्स उस सीरम से काफ़ी अच्छे हो गए थे, मगर अभी जब मैं कपड़े ढूंढ रही थी मेरा नाखून टूट गया। और बताते ही उससे साथ गुस्से भरी चीख भी मारी थी, जिस पर बेसाख्ता फैसल, आर्यन और पास खड़े याया ने कानों पर हाथ रखे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उनके इन लफ्ज़ों में तासियत करें उसके एक नाखून के टूटने पर। अयाम का हाथ सर को पहुंचा था। ईसा, ये कौन सा तरीका है? इतनी सी बात पर तुमने पूरा मलिक विला सर पर उठा रखा है। कितनी बार कहा है इतनी इतनी सी बात को राय का पहाड़ मत बनाया करो। हयाम का बस नहीं चल रहा था कि उसके कान मरोड़ते या एक थप्पड़ ही चढ़ते। तुम मेरी प्रिंसेस को नहीं डांट सकती हयाम। आप शहजादी पर गुस्सा नहीं कर सकती भाभी। वो दोनों यकजुबान बोले थे, और अब वहाँ एक बार फिर बहस का मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसका मौजू ईसा आर्यन मलिक से शुरू होकर उस पर ही ख़त्म हो जाता था। मलिक विला की जिसमें जान बसती थी वही उनकी नाक में दम भी करके रखती थी। हमेशा उसकी ऊट पटक हरकतों से सारे का सारा मलिक विला का निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाता था। वह हयाम, फैसल और आर्यन को डांटती रह जाती, जिसके मुताबिक ईसा को बिगाड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन दोनों का ही था। वो सब अपनी बहस में मगन थे जब ईसा ने सुन खड़े याह्या को पुकारा था। तुम ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? मैं सोच रहा हूँ। क्या? यही कि ब्लैक रोज का नाखून टूटा था या उंगली। इतनी चीखें तो उसने कभी कॉकरोच को देखकर नहीं मारी जितना आज उसने गला फाड़ा है। वो पुरजोश अंदाज से बोला था जब अचानक खामोशी पर इर्द गिर्द देखा, जहाँ सब तेज निगाहों से उसे ही घूर रहे थे। डैड, वो रूहान सी हुई। या अरे चाचू, मैं तो। आर्यन की घूरी पर वो गड़बड़ाया था। मैं तो पूछ रहा था कि डॉक्टर को कॉल करूं। ओहो, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, मैं आता हूँ। मोबाइल निकाले वो मसरूफ से अंदाज में कहता कमरे से 9-2-11 हुआ था। हमजा, सारा और दूबा अपना सर पकड़े खड़े थे। अयाम उसे अभी भी गुस्से से घूर रही थी। आप ही, मैं दुआ करूंगी आपके नाखून जल्दी बड़े हो जाएंगे। आप प्लीज उदास नहीं हो। अमीमा उसे उदास देखती उदासी से बोली थी। फैसल और आर्यन समेत वहां सब उसकी इतनी मासूम सी दुआ पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। तुम पक्का दुआ करोगी ना? हाँ आप ही, पक्का। वो खुशी से चेखी। अच्छा चलो फिर मैं उदास नहीं हूँ। ईसा ने उसे अपने साथ लगाया था। आर्यन और फैसल ने शुक्र कलमा पढ़ा कि सब आसानी से सॉल्व आउट हो गया। अच्छा चले, अब सब ठीक हो गया तो स्नो अपनी आप ही को लेकर नीचे आए। मेहमान आने वाले होंगे। मेहमान? कौन से मेहमान दादो? ये सरप्राइज है ईसा। आप फ्रेश होकर फौरन नीचे आओ। मैं आप ही के साथ आती हूँ मामी, आप सब जाएं। ओके, जल्दी आ जाना। आर्यन उन दोनों को शफकत भरी नजरों से देखता फैसल के साथ नीचे की तरफ बढ़ा था, मगर अपनी मासूम बीवी की खफा नजरें भी उससे छुपी हुई नहीं रही थी। उन्हें अभी लाउंज में आए 5 मिनट गुजरे थे, पोश में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। लगता है मलाइका और वकास आ गए हैं। फैसल बोलने के साथ बाहर निकला था। उसके पीछे सभी बाहर आए थे। गाड़ी पोश में रुकी थी। मलाइका ने दरवाज़ा खोले कदम बाहर रखा। तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया था। उसे लगा वो वापस अपनी दुनिया में आ गई है, वो दुनिया जिसे वो 20 साल पहले छोड़ कर गई थी। उन लोगों को जो उसके दिल के इंतहाई करीब हैं। उसे धुंधली नजरों को रगड़ते सामने के मंजर को साफ आंखों से देखने की कोशिश की थी। उसके बाद वकास भी गाड़ी से नीचे उतरा था। सुमेरा बेगम को देखते हुए बेसाख्ता रोती उनके गले से जा लगी थी। मैंने आपको बहुत मिस किया आंटी। सुमेरा बेगम के रूप में उसे एक बार फिर माँ का प्यार मिला था। यही वजह थी आज इतने सालों बाद भी दोनों तरफ से उस मोहब्बत और शफकत में कोई फ़र्क नहीं आया था। मेरी आंखें तरस गई थी आप दोनों को देखने के लिए बच्चे। अब आप अपनी आंटी के पास ही रहिएगा। उससे खुद में भींची सुमेरा बेगम की आवाज़ पर आई थी। अरे बेगम, मुझे भी मिलने देंगी अपनी बेटी से या नहीं? ओन साहब के जुमले पर वो मुस्कुराती उनके आसार में आई थी। मिस यू अंकल सो मच। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया था, हमसे भी मिल लो।
हयाम की आवाज़ से मलाइका ने नज़र उन तीनों की तरफ उठाई थी और हमेशा की तरह वो तीनों आज भी एक साथ गले लगी मुस्कुरा रही थी। तो फिर कैसा रहा यूरोप का ट्रिप? वकास से बगलगीर होते फैसल ने छेड़ने वाले अंदाज से पूछा था। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे 20 साल का नहीं 20 दिनों का ट्रिप था। वकास से मुंह बसोरे कहा तो हमसा और आर्यान हंसी है। कैसी हो मलाइका? उससे हाथ मिलाते आर्यान ने इंतहाई खुशदिली से सवाल किया। जैसी यहाँ से गई थी, वो पुरजोश सी बोली। मतलब वैसी ही आफत? फैसल ने आंख लगाई थी। मलाइका ने उससे घूरा। इस सब को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी दोनों शहजादियां कहाँ हैं? हमसा से मिलने के बाद वो फैसल को मिलती उससे मिलने की बजाय नजर इर्द गिर्द घुमाई थी। वो दूसरी कार में आ रही हैं। अच्छा। आर्यान ने हाँ में सर हिलाया। बच्चे कहाँ हैं? कोई भी नजर नहीं आ रहा। वकास के सवाल पर मलाइका ने भी सवाली नजरों से उनकी तरफ देखा था। मुरसलीन थोड़ी देर तक आ जाएगा, ताहा रात के वापस आता है। और याह्या? मलाइका ने इश्तियाक से पूछा। वो अपने कमरे में फ्रेश होने गया था। ज़ारा ने उसे जवाब दिया। ईसा और स्नो अंदर है, आधी ही होंगी। मैं खुद जा रही हूँ मिलने, अब और इंतजार नहीं। मलाइका फौरन से कहती अंदर की तरफ बढ़ी थी। उसके अंदर जाते ही वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकी थी। आकाश से आगे बढ़ते अपनी शहजादियों के आगे दरवाज़ा खोला था। उफ हो जाए, कितनी बार कहा है, अच्छा नहीं लगता, आप मत खोला करें दरवाज़ा। आंखों में ढेरों हफ्के लिए उलझी सी बोली। मलिक विला के तमाम अफराद ने उस पूरी आंखों और प्रोन बालों वाली नाजुक सी लड़की को भागोर देखा था, जो हूबहू मालाइका की कॉपी थी। उसकी खूबसूरती, तीखे नकोश, सफ़ेद रंगत, हत्ता कि उसकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल भी मलाइका जैसा था। और सबसे बड़ी बात उसकी मुस्कुराती आंखें। मगर चेहरे पर पहले सख्त तासुरात मलाइका को शुभा देते थे। ओके माय गर्ल, डैडी से सॉरी। वकास से उसकी नाक दबाते मुस्कुराते कहा। इनसे मिले ये हैं। ये मेरी दादो हैं, इनका नाम सुमेरा ओन मलिक है। और ये मेरे हैंडसम दादा, इनका नाम ओन मलिक है। ये है मामा के आइडियल कपल, मिस्टर एंड मिसेस आर्यन मलिक, मतलब मेरे क्यूट अंकल आंटी। ये हैं मेरे दूसरे नंबर वाले प्यारे मगर थोड़े गुस्से वाले हमसा अंकल और शरारती सी सारा आंटी। एंड द लास्ट मामा की मोस्ट फेवरेट गुड़िया तोबा आंटी। और उनके मुताबिक खुराफाती दिमाग रखने वाले फैसल अंकल। देखा, मैं सबको जानती हूँ। अपनी कार्रवाई पर मुस्कुराते उससे वकास को जोर से हक किया था। मलिक विला के तमाम अफराद हैरान हुए थे, मगर अगले ही लम्हे फिर उनकी हैरानी संभल भी गई थी जब याद आया कि वो किसकी बेटी है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल मालिका से भी ज़्यादा बेहतर था। आर्यन अंकल, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, मुझे ना बिल्कुल आप जैसा बनना है। मगर मेरे ख्याल से तो नताशा रजा अपने अंकल से भी ज़्यादा बेस्ट है। आर्यन ने उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा था। रियली? वैसे अंकल, आपकी मासूम बीवी किधर है? नताशा के सवाल पर जहाँ आर्यन और बाकी सब मुस्कुराए थे, वहीं पीछे सुमेरा बेगम के साथ खड़ी हयाम अपने तारों पर हिचकिचाती चेहरा झुका गई थी। वो हैं आपके अंकल की मासूम बीवी, मिसिस आर्यन मलिक। वकास के कहने पर नताशा भागते हयाम के गले लग गई थी। फिर बारी बारी उन दोनों को भी गले लगाती वो पुरजोश सी बोली थी। मुझे ना आप तीनों से मिलने का बहुत क्रेज था। मामा तो सारा दिन आप सबकी एक ही बातें करती रहती हैं। हमें भी आपसे मिलने का बहुत शौक था छोटी मलाइका। वो तीनों मुस्कुराई थीं। नताशा बच्चे, अफाफ कहाँ है? वो गाड़ी में सो रही है डैड। मसरूफ से अंदाज में कहती नताशा फिर से हयाम और फैसल के साथ बातों में मगन हो गई थी। रुके वकास भाई, मैं देखती हूँ। सारा खुद आगे बढ़ी थी और दूसरी साइड जाते अफाफ को देखा जो बेखबर सो रही थी। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर मासूमियत में वो उसे अमीमा की तरह लगी थी। और थी भी वो हम उम्र। सारा उसे मोहब्बत से जगाती सोती जागी कैफियत में साथ चलाते मलिक विला में ले गई थी। बातों में मगन सब बारी बारी अंदर की तरफ बढ़ गए थे। मलिक हवेली के मलिक विला बनने के पीछे एक गहरा राज छुपा था। वो जो पहले गांव में रहते थे, अब लाहौर में कयाम पसीर खुशबाश जिंदगी गुजार रहे थे। मलिक विला टोटल 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था, जिसमें जिसमें सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पर मुश्तमिल 4 कमरों में मुरसलीन, ताहा और याह्या रहते थे, जबकि एक कमरा बंद रहता था। दूसरे फ्लोर पर मुश्तमिल 4 कमरों में इज़ा और उसके दाएं साइड वाले कमरे में अमीमा रहती थी। बाकी के दोनों कमरे अब अफाफ और नताशा के सुपुर्द होने वाले थे। तीसरे फ्लोर पर मुश्तमिल 3 बड़े कमरों में आर्यन, हयाम, हमजा, ज़ारा और फैसल तोबा रहते थे, जबकि आखिरी फ्लोर पर आसिया बेगम, ओन साहब और सुमेरा बेगम का कमरा था। बाएं साइड मौजूद खाली कमरे में मलाइका और वकास रहने वाले थे।
20 साल के अरसे में इतनी दूर होने के बावजूद भी वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे थे और उन सब के दरमियान जो मजबूत रिश्ता था वो इतनी दूरी के बाद भी कम से कमज़ोर नहीं पड़ा था। यही वजह थी मुरसलीन और ताहा के अलावा वो सब भी आपस में कनेक्टेड रहते थे। होश संभालने के बाद जो पहली हकीकत उन सब पर खुली थी वो ये थी कि आर्यान, फैसल, हमजा और मलाइका के बीच कोई खूनी रिश्ता नहीं है, सिर्फ मोहब्बत और एहसास का रिश्ता है जिससे आज तक वो सब निभाते हैं, जिसके ज़रिए तूबा और वकास को भी नए रिश्ते मिले थे। इस हकीकत पर पहले पहल वो सब हैरान हुए थे, मगर फिर उनकी बॉन्डिंग और मोहब्बत देख मुरसलीन, ताहा, याह्या, ईसा, अमीमा, नताशा और इफ़ाफ़ के दरमियान भी वैसा ही रिश्ता कायम हो चुका था। वो रिश्ता जिसमें वो खुद से बढ़कर दूसरे का एहसास करते थे, उनसे मोहब्बत और अकीदत रखते थे। मुझे आपका सरप्राइज़ बहुत पसंद आया है मलाइका आइनी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि अब आप भी हमारे साथ यहीं पाकिस्तान में रहेंगी। अगर खुशी मना ली हो तो जो मैंने कहा है वो भी पूछ लो। ईसा भी मज़ीद कुछ कहती साथ बैठी नताशा ने राजसार तरीके से उसे घुटना मारते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। कनकियों से उसे घूरते ईसा ने आर्यान की जानिब रुख किया था। डैड, मुरसलीन भाई अभी तक नहीं आए, कब आएंगे वो? मैंने कॉल की थी, बस आने वाला होगा। आर्यान उसे जवाब देते फिर से वकास और बाकी सबके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। तमाम बड़े डाइनिंग टेबल की एक तरफ बैठे थे जबकि वो सब दूसरी तरफ। अमीमा सोई अफाफ को बामुश्किल खाना खिला रही थी। वैसे आज तुम्हें बड़ी याद आ रही है मुरसलीन भाई की। हेयर तो है ना ब्लैक रोज? याया के लहजे में ऐसा तासुर था, साथ बैठे नताशा ने भी घूरा था। तुम्हारा बिल आ रहा है अगर मैं उन्हें याद कर रही हूँ तो? ईसा ने दांत पीसे थे। बिल तो नहीं आ रहा, मगर हैरियत किसी तौर भी नहीं लग रही मुझे। तुम जहाँ होगी वहाँ हैरियत हो भी कैसे सकती है याया? जवाब नताशा की तरफ से आया था। हाँ ये तो है, मगर अब तुम्हारे आने के बाद जो रही सही हैरियत थी वो भी कूच कर गई है मलिक विलास से। वो भी याह्या मीर था, टिका के जवाब दिया था। ओफो, खाने के वक्त तो मत लड़े आप सब। अमीमा की आवाज़ पर जवाब देती ईसा को चुप लगी थी। दिल ने कहा है इसलिए खामोश हो गई हूँ, वरना तुम्हें बताती मैं बदतमीज नकलीची बर्दनर। पानी पी लो, इतना लंबा नाम लेने के बाद तो वाकई प्यास लग गई होगी तुम्हें। याया का मदम कहका उभरा था। ईसा और नताशा उसे इग्नोर किए खाना खाने लग गई। अमीमा अफाफ को छोड़ने कमरे में गई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इस भारी सहाराना आवाज़ पर जहां मलिक विला के तमाम लोग पलटे थे, वहीं नताशा ने आंखों में सदियों पुराना इंतजार लिए उस जानिब रुख मोड़ा था। आज तो फाइनली 20 सालों बाद उसका इंतजार खत्म हुआ था। उस शख्स को देखने के बाद नताशा की नसों ने पलटने से इनकार कर दिया था। जहाँ याह्या और ईसा महवियत से उसे पत्थर का मुजस्मा हुआ देख रहे थे, वहीं पूरा मलिक विला कनकियों से नताशा हंसकर मुरसलीन का रिएक्शन देख रहा था। इतनी दीवानगी, अमेजिंग। याह्या ने सर झटका। वालेकुम सलाम मुरसलीन, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है हानी, ये आपके लिए। मोहब्बत भरे लहजे में कहते मुरसलीन ने सुर्ख गुलाब का गुलदस्ता मलाइका के आगे किया था, जिसे खुशी से थामते उसे मुस्कुराते मुरसलीन का कंधा थपथपाया था। आओ खाना खाओ हमारे साथ। जी मामा। तूबा के कहने पर मुरसलीन अपनी नशिस्त संभालता उनके बीच आ बैठा था। भाई आप कंफ्यूज तो नहीं हैं? शाशा के सवाल पर सब खामोश होते उसे सवाल नसों से देखने लगे। ईसा और नताशा ने सर थामा था। मुरसलीन रमीज शाह कंफ्यूज करता है, होता नहीं है याया। उसके कड़क लहजे पर वहां सब फखरिया मुस्कुराए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था हैर। बड़ी होशियारी से बात अधूरी छोड़ते याह्या खाने की प्लेट पर झुक गया। कैसा लगा था, मतलब क्या कहना चाहते हो? मुरसलीन ने नवाला लेते उसे कनकियों से घूरते पूछा। ओफो भाई, मुझे लगा था कि वो गुलाब के फूल आप नताशा के लिए लाए हैं और गलती से आनी को पकड़ा दिए। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए सोचा पूछ लूं। इंतहाई मासूमियत और लापरवाही का मुजाहरा किए अपनी बात खत्म करते याह्या मीर खाने के साथ इंसाफ करने लगा था। वहीं उसके जुमले पर मुरसलीन का निवाला हलक में ही अटका था। उसे सबसे मुठियां भींचे अपने बड़ों की तरफ देखा, जो चेहरा झुकाए अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे थे, जबकि ईसा और अमीमा के साथ बैठी नताशा धीरे फाड़े बगैर किसी की परवाह किए इंतहाई मोहब्बत से मुरसलीन को ही निहारने में मसरूफ़ थी। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, मगर तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, मेरे हाथों से बच जाओ बेहतर है, वरना अगली बार बोलने के लायक नहीं रहोगे। भारी रोबदार आवाज़ में कहते मुरसलीन मोबाइल उठाता वहां से कमरे की तरफ बढ़ गया था। कभी तो सुकून से बैठ जाया करो याया, खाना भी नहीं खाने दिया तुमने मुरसलीन को। ज़ारा के कराखत लहजे पर याया बत्तीसी निकाले सर झुका गया। मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा आइस वेयर ने।
उनको डर था आपकी तरफ देखेंगे तो पत्थर के बन जाएंगे, जैसे उस सांप के बालों वाली लड़की को देखकर लोग बन जाते थे। साथ से गुजरते याया ने फिक्रा उछाले, वहीं से छलांग लगाए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई थी। याया, नताशा की उदासी भग से उड़ी थी। तुम दोनों क्या खीखी कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। साथ खड़ी इज़ा और आमीमा को हंसते देखकर नताशा उन पर बरस पड़ी थी। पूरा मलिक विला बचपन से ही नताशा की पसंदीदगी से वाकिफ था। उसका तोबा को स्पेशल कॉल करना और कहना कि मुरसलीन उसकी इमानत है मलिक विला के पास, वो जुमला वहाँ सबको ही रट गया था। नताशा दिन में कोई 10 बार कॉल्स करती थी और यही जुमला दोहराती थी। पहले पहल तो सब राजी थे इस रिश्ते से। मुरसलीन ने भी इस मुतल्लिक कोई खास बात नहीं की थी। फिर ना जाने क्या हुआ था, 13 साल की उम्र में ही वो बच्चा 30 साल के मर्द जैसी बातें करने लगा था। उसकी सोच और सोचने की सलाहियत दूसरे हम उम्र बच्चों से मुख्तलिफ थी। जिसने कभी नताशा के मुतालिक कोई बात नहीं की थी, वो मलिक विला में साफ लफ्ज़ों में इस रिश्ते से इनकार कर चुका था। वजह क्या थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था, मगर जहाँ तक आर्यान की सोच थी, वो शायद किसी बड़ी और गहरी उलझन का शिकार हो चुका था। उसके मुताबिक जिसे सुलझाना सिर्फ मुरसलीन के अपने बस की बात थी, मगर शायद वो ऐसा नहीं चाहता था। मलिक विला का सबसे खामोश और होनहार वारिस, जिसका नाम मुरसलीन रमीज शाह था, मगर लोग हत्ता के मलिक विला भी उसे मिस्टीरियस मैन कहकर पुकारते थे। वो था ही इतना अजीब और पुरस्कार सा, मगर जाजिब और सहराना शख्सियत का मालिक, जिसे देखने के बाद लोग अव्वल तो पलट नहीं पाते थे, पर अगर पलट जाते तो फिर से देखने की ख्वाहिश में पलट पलट कर देखते थे। कितनी ही रश्क और हसद भरी नज़रों का मरकज़ बना वो शख्स हमेशा की तरह खुद को एक तरफ रखता था, असल की तरह लापरवाह, अपनी राह पर गामसन। उसके इनकार की खबर जब वकास और मलाइका तक पहुंची थी, तो नताशा ने वहाँ कॉल करना ख़त्म कर दिया, मगर राब्ता नहीं तोड़ा था। उसे लगता था वो उसके सामने रहकर सारे मसले ख़त्म कर सकती है, मुरसलीन के दिल में जगह बना सकती है। मगर आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नताशा को वो सब होता मुश्किल नजर आ रहा था। हाथों पर लोशन लगाए वो कमरे में जलता इकलौता बल्ब बंद कर थी, बेड पर आई थी और अपनी जगह लेटते अभी उससे आंखें मूंदी ही थी, अपनी कमर के गिर्द मजबूत बाजू का आसार महसूस करती उससे आर्यन की जानिब रुख मोड़ा था। आप जाग रहे हैं? मुझे नींद तुम्हारे सोने के बाद आती है मेरी मासूम बेगम। परेशान मत हुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शायद नहीं, यकीनन वो हमेशा की तरह उसकी परेशानी की वजह भांप चुका था। अगर आप मेरी परेशानी जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि इस परेशानी का साथ देने वाले भी आप ही हैं। वो खफा सी बोली। तुम मेरी प्रिंसेस को परेशानी कहो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन की तेज लहजे पर हयाम सहम सी गई। मैं आपकी बेटी को नहीं, उसकी उल्टी हरकतों की बात कर रही हूँ, जिसमें आप और फैसल बढ़ चढ़कर उसका साथ देते हैं। उससे दूरी बनाते हयाम ने मुंह के साविये बिगाड़े थे। ओके, तो यही बात मेरे करीब रहकर भी हो सकती थी। हयाम, दूर मत जाया करो। उसके बाजू छकड़े आर्यन ने उसे खुद में भेजा था। मैं नाराज हूँ, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी प्रिंसेस की परवाह है। मेरी तमाम फिक्रों और सोचों पर सबसे पहला हक सिर्फ तुम्हारा ही है। कंधे से उसके बाल हटाए आर्यन ने बालों में अपना चेहरा छुपाया था। उसका दुखता लम्स गर्दन पर महसूस करते हयाम की सीटी गुम हुई थी। इतने शिकवे करती हो, दिल करता है खुद में कहीं तुम्हें छुपा लूं, तुम्हारे तमाम शिकवे खत्म कर दूं। इन बढ़ती सरगोशियों में आर्यन की जसारतों में भी तेजी आई थी। हया मोहब्बत के सुनहरे चाल में कोई उस शख्स की गुर्बत में अपनी तमाम तर परेशानियां बलाए ताक रख चुकी थी। रात के 3 बजने को थे, उसका मामूल था वो उसी वक्त घर को लौटता था। गाड़ी पोर्च में खड़ी किए वो लाउंज से होता जीनू की तरफ बढ़ता। उसकी छठी हिस्से उसे किसी अनहोनी का हादसा बयान किया था। घर की तमाम लाइट्स ऑफ थीं। उसे नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई, मगर किचन से नजर आती गैर मामूली सी रोशनी और आवाज़ों पर उससे फौरन से कन निकाली थी। छोटे छोटे कदम लेते कन पर गिरफ्त मजबूत किए उससे किचन की राहदारी पर कदम रखा था।